है ना। अच्छा ठीक है, लिखिए आप लोग, नेक्स्ट लिखिए एलसी ऑसिलेशन। आज प्रॉब्लम मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स मैं कल डिस्कस करूँगा, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑनलाइन हो नहीं पाएंगी। वो एलआर सर्किट की जो प्रॉब्लम्स थी वो ऑफलाइन में ही होंगी, है ना। तो नोट करिए आप लोग, एलसी ऑसिलेशन ये हमारा ईएमआई का लास्ट टॉपिक है। हालांकि ये किसी किसी बुक में उसमें होता है एसी सर्किट में, लेकिन आप लोगों की बुक्स में ये टॉपिक अभी दिया हुआ है, तो मैंने कहा इसको कराई देता हूं मैं, साथ में कवर हो जाएगा। एलसी ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलसी ऑसिलेशन, है ना। और काफ़ी इसमें कहानी एसएचएम की लगती है। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर एसएचएम ने बहुत ढंग से नहीं 11th में नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बेसिक सी एसएचएम की हमें नॉलेज चाहिए, जो कि आपको इतना सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो देखो भाई क्या होता है एलसी ऑसिलेशन में, समझिए आप। एलसी ऑसिलेशन में सपोज करिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैं इस कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज करता हूं, ठीक है, और यहां पे की लगी हुई है ऐसे, ठीक है। और कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज्ड है, ठीक है। एकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी के लिए भी, नीट के लिए भी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस बैटरी का ईएमएफ कितना है E, और कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे C, ये की लगी है। और यहाँ पे मैंने इसके साथ पैरेलल में एक इंडक्टर लगा रखा है, ठीक है। कैपेसिटर हो गया और साथ में क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। या फिर एक सर्किट और देखते हैं जहां पे पहले मैंने दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि यहां पे मेरे पास पहले एक इंडक्टर है ना, और इसके साथ मैंने पैरेलल में एक अनचार्ज्ड या इट में बी चार्ज ऑल्सो, है ना, यहां पे मैंने एक कैपेसिटर लगा रखा है। दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है भाई। सबको बोर्ड पे क्लैरिटी है, दिख रहा है? थोड़ा मैं दूर खड़ा हूं और मोबाइल की स्क्रीन भी थोड़ी सी बहुत क्लियर नहीं है। क्या दिख रहा है आप सभी को क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है ना, ये मेरी की है और ये पहले 1 से कनेक्टेड थी, फिर अचानक से मैंने इसको 1 से उठा के 2 में फेंक दिया, ठीक है। सिमिलरली यहां क्या है, यहां भी पहले ये इंडक्टर मतलब 1 से कनेक्टेड था और फिर मैंने इसको 1 से उठा के किसमें फेंक दिया, 2 में फेंक दिया है, ठीक है। तो देखो है क्या कि जब ये की, फर्स्ट फिगर पे आप ध्यान करिए, जब ये की आपकी फर्स्ट वाले से कनेक्टेड थी तो आपका कैपेसिटर फुली चार्ज था। बोलते रहे भी सारे बच्चे, हाँ ना करते रहो, ठीक है। तो जो आपका कैपेसिटर है वो फुली चार्ज था, किसकी हेल्प से, बैटरी की हेल्प से। और फिर मैंने क्या किया कि उस कैपेसिटर की इस की को उठा के मैंने यहां से सीधे इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या था कि पहले ये इंडक्टर स्विच 1 से कनेक्टेड था, तो इस बैटरी की वजह से इस कैपेसिटर में इस इंडक्टर में करंट फ्लो कर रही थी, और फिर मैंने क्या किया, स्विच को उठा के 2 में फेंक दिया। जब मैं 2 में फेंकूंगा तो जो मेरा इंडक्टर है वो कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दो केस मैंने बताए एलसी सर्किट बनाने के लिए कि सबसे पहले आपके पास एक कैपेसिटर था जो कि जिसको मैंने बैटरी से चार्ज कर रखा है, उसके बाद मैंने उस कैपेसिटर को उठा के इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। या दूसरा सिनेरियो ये था कि मेरे पास ऑलरेडी एक इंडक्टर था जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रही थी और मैंने उस इंडक्टर को उठा के एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या, मैं फर्स्ट केस पकड़ता हूं पहले कि यहां पे मैंने इंडक्टर को
एक चार्ज कैपेसिटर को मैंने इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। जब मैं इसको इंडक्टर से कनेक्ट करूंगा तो इस बैटरी का कोई रोल नहीं रहेगा। तो अभी मैं फिलहाल इस बैटरी को यहां से हटा दे रहा हूं और इस सर्किट को भी मैं हटा दे रहा हूं। हाँ, सेकेंड केस में पहले इंडक्टर में करंट थी, कैपेसिटर अनचार्ज था, फिर मैंने उसको स्विच को कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो गए और बैटरी यहां भी हट जाएगी। ठीक है, ये हमारा बन गया एलसी सर्किट। अब देखो हो क्या रहा है यहां पे। अब सोचिए आपके पास ये कैपेसिटर है और साथ में क्या है, इंडक्टर है। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0, अगर मैं उस टाइम को 0 लेता हूं जब मैंने स्विच को बंद किया है ना, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू नॉट। इस पे मैक्सिमम चार्ज था कैपेसिटर पे। ठीक है, और फिर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो चलो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट था और यहाँ पे कितना होगा, माइनस क्यू नॉट। अब आप बताइए, जब आप इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, कैपेसिटर में चार्ज है ना, और कैपेसिटर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इंडक्टर में करंट फ्लो करने लगेगी। सबको समझ में आ रहा है यार? यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस आपने एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ से ऐसे इंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू होगी। क्लियर? लेकिन इंडक्टर क्या करेगा उसको बताइए, सारे बच्चे मुझे बताएं कि इंडक्टर क्या करेगा। बिल्कुल, इंडक्टर कैपेसिटर थोड़ा डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो जो भी होगा, जो होने वाला है, पहले मैं आपको बता दूं कि कहानी इसमें चलती क्या है, फिर हम उसको मैथमेटिकली देखेंगे, है ना, कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। होता क्या है कि यार कैपेसिटर की सारी एनर्जी, कोई लॉस तो हो नहीं रहा है। देखो, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट होता तो आपको पता है कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती और I2RT का एनर्जी का लॉस होता। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें एनर्जी लॉस हो रही हो। अभी मैं सब कुछ परफेक्टली आइडियल मान के चल रहा हूँ, तो कोई एनर्जी लॉस कैपेसिटर में भी नहीं होगा और कोई एनर्जी लॉस इंडक्टर में भी नहीं होगा। मैं बहुत ही आइडियल केस मान के चल रहा हूँ कि इन सब वायर्स का रेजिस्टेंस वगैरह क्या है, 0 है, तो देयर इज नो रेजिस्टेंस। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक सोलेनोइड को बनाते हैं, एक कॉइल को बनाते हैं, तो कॉइल को बनाने में भी यू हैव टू यूज़ वायर, और उस वायर का अपना खुद का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। या कैपेसिटर के बीच में भी एक रेजिस्टेंस होता है। जब आप उस पर डाइलेक्ट्रिक को भरते हो तो डाइलेक्ट्रिक का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। बट अभी मैं इन सबको क्या मान के चल रहा हूँ कि बहुत ही आइडियल केस है और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस ना होने से जब वायर्स में करंट फ्लो करेगी तो वहाँ पे कोई भी हीट डेवलप नहीं होगी, और हीट डेवलप नहीं होगी तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस होता नहीं है यहाँ पे। और होता क्या है कि कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी इंडक्टर को दे देता है और इंडक्टर में मैक्सिमम करंट हो जाती है। इंडक्टर सारी एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद इंडक्टर वापस उस एनर्जी को कैपेसिटर में फेंक देता है। कैपेसिटर खुद अपने आप को चार्ज करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर में एक एनर्जी आती है, वो कैपेसिटर अपनी एनर्जी दोबारा फिर रिलीज करता है, वो इंडक्टर को मिलती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और इस तरह से यहाँ पे एनर्जी ऑसिलेट करती है। समझे? एक बार एनर्जी कैपेसिटर के अंदर होगी, फिर वो एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी, फिर इंडक्टर उस एनर्जी को कैपेसिटर को देगा, और ऐसे ऐसे यहाँ पे एनर्जी का ऑसिलेशन होता रहता है। एक बार करंट क्लॉकवाइज फ्लो करती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल भाई, भी सारे केस आते हैं हर्षित। अभी आते हैं मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज, कब हाफ होगा, कब वो क्या होगा, वो सब पॉइंट्स पे आते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि एनर्जी ऑसिलेट करती है। ठीक है, एनर्जी का ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ होता है? जो आपकी एनर्जी होती है, एक बार सारी एनर्जी कैपेसिटर के क्रॉस होगी, फिर वो सारी एनर्जी किस में चली जाएगी, इंडक्टर में चली जाएगी। इंडक्टर वापस उस एनर्जी को कैपेसिटर में दे देगा, और ऐसे एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी। सिमिलरली जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो भी ऑसिलेट करता है, जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो भी ऑसिलेट करता है। एक बार यहां पे प्लस क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट, हाँ भाई मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पे
एनर्जी का ऑसिलेशन होगा कैपेसिटर से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर में। सिमिलरली यहाँ चार्ज भी ऑसिलेट करता है, ठीक है। पहले इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, है ना। और सिमिलरली यहाँ करंट भी ऑसिलेट करती है। एक बार करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी और उसके बाद जो आपकी करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, ठीक है। तो सब चीज़ यहाँ पे ऑसिलेट कर रही हैं। यहाँ पे करंट भी ऑसिलेट हो रहा है, चार्ज भी ऑसिलेट हो रहा है और साथ में यहाँ पे एनर्जी भी ऑसिलेट हो रही है। तीनों का ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब ये सब बातें आपको समझ में आएंगी जब आप इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, ये हमारी कहानी कब थी, टाइम t इक्वल टू 0 पे इस पे कितना चार्ज है Q नॉट। थोड़ी देर के बाद क्या होगा देखिए, आफ्टर सम टाइम t, है ना, थोड़ा सा जब इस पर टाइम पास करेगा तो आपको पता चलेगा कि जो चार्ज कैपेसिटर पे है उसकी वैल्यू हो गई है Q प्लस Q माइनस Q एंड करंट इन द सर्किट इज I आफ्टर टाइम t, है ना। आफ्टर टाइम t जो करंट है उसकी वैल्यू I है और जो चार्ज उसकी वैल्यू Q, ठीक है। अर्चित क्या कह रहे हो? तो देखिए भाई, आफ्टर टाइम t क्या सीन है, आफ्टर टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। नोट कर लेना इस बात को कि आफ्टर टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q एंड करंट इन द सर्किट इज I। किरचॉफ रूल से इक्वेशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ, तो मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा Q/C। फिर मैं यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पहुँचा इंडक्टर के पास। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो पता है आप सबको, है ना, कि जो इंडक्टर में पोटेंशियल का चेंज होता है वो होता है -L/di/dt। तो Q/C एंड माइनस L/di/dt इज इक्वल टू 0। ये मैंने किरचॉफ रूल से यहां पे इक्वेशन लिख दी। क्लियर? ठीक है। तो Q/C माइनस L/di/dt इज इक्वल टू 0। कोई डाउट इसमें, इक्वेशन में किसी को? इंडक्टर में मैंने आपको बोल रखा है ना कि अगर आपको इंडक्टर में कभी भी पोटेंशियल का ड्रॉप लिखना होता है, आप किसी इंडक्टर के क्रॉस मूव कर रहे हो, है ना, तो हमेशा उसमें ड्रॉप को यू कैन राइट -L/di/dt, ठीक है। तो यहां से Q/C माइनस L/di/dt इज 0। अच्छा, अब एक चीज देखिए, जो कैपेसिटर पे, ध्यान सुनना है बात, कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो जिस रेट से कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा होगा, एग्जैक्टली उसी रेट से वो चार्ज वायर में फ्लो कर रहा होगा। क्या सबको समझ में आ रही बात? कि जो चार्ज कैपेसिटर पे कम होगा वो जाएगा कहाँ, वो वायर में तो फ्लो करेगा। बताइए सारे बच्चे, बताएं, क्या सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? कि जिस रेट से कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है, एग्जैक्टली उसी रेट से वो चार्ज इस सर्किट में फ्लो भी कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर से चार्ज उतर के फिर वो सर्किट में फ्लो करना शुरू करेगा। इस प्लेट से चार्ज कम होगा और वो चार्ज आके इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब आप सर्किट में करंट लिखेंगे तो सर्किट में करंट होगी वो हो जाएगी -dq/dt। ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। dq/dt क्या है? व्हाट इज dq/dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना। यहां पे क्यों क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जो उस पे जिस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है उसका रेट है dq/dt। और क्योंकि वो रेट क्या है, वो रेट नेगेटिव है ना, जो आपका dq/dt है वो नेगेटिव है, क्योंकि इस पे चार्ज कम हो रहा है, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन लगा दिया गया है। सबको समझ में आ रहा है? तो कैपेसिटर पे चार्ज के चेंज होने का रेट सर्किट में करंट के बराबर है, क्योंकि जो चार्ज यहां से चेंज हो रहा है वो अल्टीमेटली इन वायर्स में ही फ्लो कर रहा होगा।
ये क्लियर सभी को पॉइंट? तो आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और अब यहां से काम करते हैं, इस आई को उठा के फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, लेकिन पुटिंग वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना, तो अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो थोड़ा सा आपको एक जानी पहचानी सी इक्वेशन दिखेगी। देखिए, मैं यहाँ से आई को उठा के यहाँ पुट करता हूँ, तो Q बाई सी, पहली बात तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस L एंड D बाई डी टी, और आई की वैल्यू कितनी है, माइनस डी क्यू बाई डी टी, वो माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है, तो दिस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये बन गया है L d2q बाई dt2 प्लस q बाई सी 0। L से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन को, जब इसको L से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा q बाई एल सी इज इक्वल टू 0। चलो भाई, सारे बच्चे मुझे बताएं कि क्या यहाँ तक आपको क्लियर है या कोई डाउट है इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन क्या कन्वे कर रही है वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारे बच्चे मुझे बताएं कि यहाँ तक क्या आपको क्लियर है। हाँ ठीक है, देखो तो वैल्यू ये हो गई Q बाई एल सी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अच्छा, आपने ये इक्वेशन देखी कभी? बताओ, सारे बच्चे मुझे बताएं कि आपने ये इक्वेशन कभी देखी हुई है, ऐसे इक्वेशन कभी पढ़ी है? एसएचएम में पढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। एसएचएम में पढ़ा आपने कि एसएचएम में जो ए होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो देखो, ओमेगा स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं, तो ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए को आप सब लोग लिख सकते हो, ए को लिख सकते हैं आप d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप अपनी अगर 11th की बुक उठा के देखेंगे तो आपको ये एसएचएम की, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो भाई इसको, ये याद आ गया आपको, ठीक है। तो आपको ये भी याद होगा कि अगर हमारा एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का होता था, ये एसएचएम की बात हो, इतना बेसिक आप सबको पता है ना। तो अगर ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता था, और एसएचएम में आपको पता है कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता था, जो बॉडी की वेलोसिटी होती थी, जो बॉडी का एक्सेलेरेशन होता था, वो सारा का सारा साइन का फंक्शन होता था या कॉस का फंक्शन होता था। क्या आपको याद आ रहा है इतनी बातें? तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, है ना, यहां से मैं ये बोल सकता हूं आपको कि यार अगर ऐसा होता है, सारे बच्चे ध्यान से सुने, अगर ऐसा होता है d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, तो इस कंडीशन में जो हमारा x होता है वो इस तरह की इक्वेशन को फॉलो करता है। ये मैथमेटिकल, इसको भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हालांकि एसएचएम में मैंने बता रखा है आपको कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट मारोगे, अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट मारेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। यू कैन वेरीफाई, आप सबने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है मुझे लगता है, तो आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट मारिए और 2 बार डिफरेंशिएट मार के आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आ जाएगी। अमन, ये एसएचएम में ऐसा होता है यार, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ, अभी यहां से थोड़ा सा लाइन खींच रहा हूं मैं, और क्लास 11 की फिजिक्स पे चला गया मैं, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, तो a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स को आप 0 लिख सकते हो। ये डिफरेंशियल फॉर्म बन गई, है ना।
इसका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यार दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? क्यों भाई? d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा होता था तो x जो होता है वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई को फॉलो करता है। मतलब तुमको पता है ना ये वैल्यू कहां तक जाएगी, ये वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जो मैक्स वैल्यू होती है +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये x हमारा -a से +a के बीच में ऑसिलेट करता था, मतलब बॉडी एक ओरिजिन होता था उससे -a तक जाती थी इधर और +a तक इधर जाती थी। ये एसएचएम की कहानी होती थी, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे है ना तो आपको पता चलेगा। और इसका जो एसएचएम होता था उसका टाइम पीरियड होता था 2π/ω, ठीक है। ये 11th की कहानी आपको इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर dx ये a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का होगा तो हमारा x इस तरह का होगा, और जब x इस तरह का होगा तो हमारा x मिनिमम -a तक जाएगा, मैक्सिमम +a तक जाएगा, और वो पार्टिकल -a से +a के बीच में ऐसे ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली घूमता रहता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 2π/ω। ये मैथ्स में सबने पढ़ा है, पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है और आपको पता है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2π/ω। ठीक, अब ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको मैंने एसएचएम कम पढ़ाया हुआ है ना, वरना मैं चीज़ें डायरेक्टली लिख देता। इतना हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बातें आपको पता है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। तो अब है क्या, अगर मैं इस एसएचएम की इक्वेशन को है ना, और जो मेरी एलसी ऑसिलेशन में इक्वेशन आई है ये वाली इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या पता चल रहा है बताइए। इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ऊपर और नीचे की इक्वेशन को। तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि यार जो यहां पे चार्ज है वो भी एसएचएम करेगा। तो जो चार्ज की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Q इज इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये चार्ज की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π/ω। और आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 1/LC है, पता है। मतलब Q का प्लेस, या ऐसे बोले कि x के प्लेस पे Q आ गया, x के प्लेस पे Q आ गया है, और जो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था उसके प्लेस पे यहाँ पे 1/LC आ गया है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा की वैल्यू हो गई 1/√LC। और अगर इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, ठीक है। तो ये 2π √LC इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को भाई? आप कोई डाउट हो तो पहले मुझे बताओ। इतनी कहानी लिखी है, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए। अमन क्लियर है भाई? अर्चित रचित जितने बच्चे बैठे हैं क्लियर है एल्मा, ठीक है। कि जो काम यहाँ पे एसएचएम में चार्ज का होता था, हाँ मीटिंग होगी एक और, ठीक है, भेजूंगा मैं 10-20 मिनट, 11th का बैच भी लेट ही चलेगा अभी, है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई चार्ज की, ठीक है। तो फाइनली मुझे ये समझ में आया कि जो हमारा एलसी ऑसिलेशन होता है ना, मतलब अगर मैं एक इंडक्टर को और कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दूं, कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर से कनेक्ट कर दूं, या इंडक्टर में करंट को फ्लो करा के मैं उसको एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दूं, तो उस केस में जो हमारा चार्ज होता है वो एसएचएम करने लगता है। और जो चार्ज की इक्वेशन होती है वो होती है Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमने देखा यहाँ पे चार्ज के बारे में, ठीक है। अब देखिए भाई यहां दो पॉसिबिलिटी हैं, यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं।
तो चार्ज किसको फॉलो कर रहा है? साइन को फॉलो कर रहा है। अब करंट की बात करते हैं, ठीक है, ओके, चलो बिल्कुल ऐड करता हूं, है ना। करंट देखते हैं क्या होगी। करंट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, है ना। अभी हमने देखा था कि करंट इसमें कितनी थी, जो करंट की वैल्यू थी वो थी माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। जो आप यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यू नॉट ओमेगा को आप आई नॉट लिख सकते हो, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सर्किट में करंट और चार्ज दोनों साइन कॉस को फॉलो कर रहे हैं, और जो कोई फंक्शन साइन कॉस को फॉलो करता है तो वो आपको पता है एसएचएम होता है, ठीक है। तो चले भाई इसमें ग्राफ बना के देखते हैं, चार्ज का और करंट का ग्राफ बनाते हैं, है ना। अब इसमें एक चीज और देखिए, आप ग्राफ बनाने से पहले एक चीज और देखते हैं, है ना, कि यहां पे मैंने आपसे दो केस के बारे में डिस्कस किया ना। दो केस कौन कौन से हैं कि पहले आपने क्या किया, अब ध्यान सुनना, कि पहले आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक है, और कैपेसिटर को चार्ज करके आपने इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। या दूसरा केस क्या था, दूसरे केस में क्या सीन था कि आपने पहले इंडक्टर को चार्ज किया, मतलब इंडक्टर में करंट फ्लो कराई और उसको आपने कैपेसिटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अभी हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन आई है चार्ज की, है ना, वो इक्वेशन कितनी आई है, Q इज क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। ये हमारी चार्ज की इक्वेशन आई है, और यहां पे अभी हमें फाई के बारे में नहीं पता है कि फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ फाई? देखो भाई, जब आपने पहला केस पकड़ते हैं, केस वन। केस वन क्या है कि मतलब एक फुली चार्ज कैपेसिटर जो है ना, एक मैंने फुली चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ए चार्ज्ड कैपेसिटर, a charged capacitor is connected to inductor, ठीक है। तो एक बात बताइए यार, अब कि शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? क्यों भाई, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया है पहले, और एक फुली चार्ज कैपेसिटर को आपने इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल। तो शुरू में चार्ज मैक्सिमम होगा ना। तो आप देख सकते हो कि एट t इज इक्वल टू 0 जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो क्यू नॉट होगा, समझे आप। तो मैं यहाँ पे क्यू के प्लेस पे क्यू नॉट पुट कर देता हूँ, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो हमारा साइन ओमेगा टी, और टी को 0 पुट कर देते हैं, है ना, टी को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। भाई इस इक्वेशन में मैंने क्यू को क्यू नॉट लिख दिया और टी को 0 लिख दिया, तो आपको पता चलेगा कि 1 इज इक्वल टू साइन फाइव, और जहाँ से आपको पता चलेगा कि फाइव की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। अगर मैं यहाँ पे फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दूँ, हाँ, तो फिर पता चलता है कि जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, समझे। बहुत सीधी सी बात है कि जो हमारी इक्वेशन में चार्ज होता है वो चार्ज होता है कैपेसिटर पे, जो भी चार्ज है ये उसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अगर शुरू में कैपेसिटर फुली चार्ज है
और उसको आपने इंडक्टर से कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज शुड बी मैक्सिमम, है ना। तो आपको बताया कि cos ओमेगा टी, अब दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो cos ओमेगा टी की पॉसिबिलिटी बन सकती है या sin ओमेगा टी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस केस में हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी वो cos ओमेगा टी की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। ये हमने यहाँ से चेक कर लिया। और वैसे भी आप मैथ्स के बच्चे जो बैठे हैं वो तो अपने आप इस बात को सोच सकते थे कि अगर SHM में cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, दो तरह का SHM होता है, तो जब हमारी इक्वेशन cos ओमेगा टी वाली होती है तो SHM एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, मतलब जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू a0 होती है। और जब हमारी SHM की इक्वेशन sin ओमेगा टी होती है और फिर हम वहाँ पे टाइम को 0 पुट करते हैं, है ना, तो जो हमारा x इज a sin ओमेगा टी में अगर t को 0 पुट कर दिया जाए तो x 0 आ जाता है, समझ गए। तो ये SHM की दो इक्वेशन होती हैं, एक SHM की इक्वेशन sin ओमेगा टी होती है, एक SHM की इक्वेशन cos ओमेगा टी होती है। sin ओमेगा टी इक्वेशन का मतलब होता है कि इन द बिगिनिंग पार्टिकल इज एट मीन, है ना, और cos ओमेगा टी का मतलब होता है कि इन द बिगिनिंग पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम। तो यहाँ पे जो मीन या एक्सट्रीम की बात चल रही है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए चलती है। तो अगर आपका कैपेसिटर शुरू में फुली चार्ज है तो वो Q0 cos ओमेगा टी को फॉलो करेगा। आप t को 0 पुट करके देख लो, Q की वैल्यू Q0 आ जाएगी, ठीक है। फिर ये केस 1 था। और केस 2 क्या था भाई? केस 2 क्या था हमारा? केस 2 था कि अगर शुरू में, है ना, कैपेसिटर क्या है, मतलब एक हमने उसको इंडक्टर में करंट फ्लो करा रखी है ना, इंडक्टर में करंट को फ्लो करा रखा है मैंने और उसके क्रॉस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है? एक करंट कैरिंग इंडक्टर, ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। एक करंट कैरिंग इंडक्टर, a current carrying inductor is connected to uncharged capacitor, है ना। मैंने इसको क्या कर दिया है, एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। तो आप सबको पता है कि जो इक्वेशन होती है वो होती है Q is Q0 sin ओमेगा टी प्लस 5, है ना। और क्योंकि इन द बिगिनिंग कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, है ना, क्योंकि पहले इंडक्टर में करंट थी फिर हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, तो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 Q शुड बी 0। तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, दस Q0 एंड दस साइन, यहाँ पे t को 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 5 आ जाएगा। और यहाँ से पता चलता है आपको कि 0 इज इक्वल टू साइन 5, और यहाँ से पता चलता है 5 0, ठीक है। 5 0 का मतलब जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई हमारी, Q इज इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो मैंने आपको चार्ज की दो इक्वेशन बताई हैं, है ना, कि कब हमारी इक्वेशन साइन ओमेगा टी को फॉलो करेगी और कब हमारी इक्वेशन कॉस ओमेगा टी को फॉलो करेगी, जो कि बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कैपेसिटर फुली चार्ज है तो उसको कॉस ओमेगा टी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टाइम को 0 पुट करेंगे तो कॉस मैक्सिमम वैल्यू देता है। और अगर शुरू में कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज है ना, तो वो इक्वेशन साइन ओमेगा टी की होगी कि अगर मैं यहाँ पे टाइम को 0 पुट करूँगा तो क्यों हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि करंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट मारते हैं, ठीक है। तो भाई कहानी क्या होती है, देखिए आप कि अगर मैं इक्वेशन ले लूँ Q इज Q0 कॉस ओमेगा टी, है ना। तो जो हमारी करंट आती है वो कितनी आती है, I इज इक्वल टू कितना था हमारा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, और ये कितना आया था मेरा, इसको डिफ्रेंशिएट मार के अभी मैंने आपको बताया है कि वैल्यू आएगी Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, I0 इज इक्वल टू Q0 ओमेगा टी, Q0 ओमेगा। तो अगर चार्ज आपका कॉस का फंक्शन है, ये चार्ज की इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये Q जो और टी का ग्राफ बनेगा ये कॉस को फॉलो करेगा। तो जो हमारा करंट होगा वो किसको फॉलो करेगा, वो साइन को फॉलो करेगा, ठीक है, वो साइन को फॉलो करेगा।
ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा करंट हो गया उसका ग्राफ टाइम के साथ, और ये हमारा चार्ज हो गया उसका ग्राफ हो गया टाइम के साथ। ऐसा बोलते हैं कि दोनों में 90 का फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड चार्ज इज 90। एक साइन को फॉलो कर रहा है, कॉस को फॉलो कर रहा है। तो जब सर्किट में चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगी। सर्किट में जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगी, और जब करंट मैक्सिमम होगी चार्ज यहाँ पे जीरो होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें 90 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो करंट और दोनों आपके साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर वो हमारा कॉस का फंक्शन होगा कौन, अगर चार्ज हमारा साइन का फंक्शन होगा तो करंट फिर किसको फॉलो करेगा, वो कॉस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो होता क्या यार कि जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, उसमें और इंडक्टर में पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो देखते हैं कैसे चेंज हो रही पोलैरिटी, समझते हैं उसको। देखो भाई क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपने कैपेसिटर को फुली चार्ज करके इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। तो ये प्लस क्यू नॉट एंड दिस माइनस क्यू नॉट, ठीक है। ये चार्ज होगा और करंट कितनी होगी सर्किट में, साथ साथ बनाते रहना भाई। करंट विल बी जीरो, ठीक है। देख लेना पोलैरिटी ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, हेडिंग लिख लेना पोलैरिटी ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन एलसी सर्किट, ठीक है। एनर्जी किसके पास होगी बोलो, क्यों भाई, जो एनर्जी है वो सारी की सारी किसके पास है अभी, जो जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी इसकी बैटरी भरी हुई है, किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है। ये यूसी मतलब एनर्जी इन कैपेसिटर, और यहाँ पे ये बैटरी पूरी मैं खाली दिखा रहा हूँ। ये इंडक्टर में कोई भी एनर्जी नहीं होगी, कंप्लीटली खाली होगा। तो कैपेसिटर पूरा भरा हुआ है और इंडक्टर में कोई भी एनर्जी नहीं है। पोलैरिटी प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट और आई जीरो, ठीक है। फिर क्या होता है आफ्टर T/4 टाइम, ठीक है, आफ्टर T/4 टाइम या T/8 लिख लो यार, है ना, एट, अच्छा T/4 लिख लेते हैं। कल मैं आपको T/8 वाला बता दूंगा कि T/8 में क्या होगा। T/4 पे आप बताइए, आप लोग सारे बच्चे बताएं कि T/4 टाइम पे क्या होगा। कोई गैस कर सकता है T/4 टाइम के बाद क्या होगा? सोचो SHM में T/4 टाइम के बाद क्या होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुने, कि चार्ज एक तरह से डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और करंट एक तरह से वेलोसिटी को शो कर रहा है। यही एनालॉजी होती है, ठीक है। तो चार्ज मतलब जो चार्ज है हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता था, उसको हम बोलते थे वेलोसिटी, है ना। और यहां पे जो चार्ज का रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट। तो बिल्कुल आप ये समझिए कि आप SHM पढ़ रहे हैं, SHM में जहां पे डिस्प्लेसमेंट होता वहां पे चार्ज आ गया, जहां पे वेलोसिटी होती थी वहां पे करंट आ चुका, और कुछ नहीं है। तो सोचो आप कि जब कोई पार्टिकल SHM कर रहा होता है तो शुरू में उसमें चार्ज मैक्सिमम था, मतलब वो पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पे था। यू कैन इमेजिन कि जो पेंडुलम है ना, वो अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पे था यहाँ पे एट t=0, और यहाँ पे अपना चार्ज क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का मतलब सेम होता है। तो मैं मान लेता हूँ पेंडुलम मैक्सिमम पे था। फिर क्या होगा बताओ उसके बाद, आफ्टर T/4 टाइम क्या होगा, पेंडुलम कहाँ पे आ जाएगा, पेंडुलम बिल्कुल बीच में आ जाएगा आफ्टर T/4 टाइम, और इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ आप, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहां पता क्या होगा, यहां पे क्या होगा, चार्ज तो हो जाएगा 0, कैपेसिटर का चार्ज खत्म हो जाएगा
और जो सर्किट में करंट है ना, जो करंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, दैट विल बी मैक्सिमम। समझ गए आप? और इधर करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। और पेंडुलम कहाँ पहुंच चुका होगा? पेंडुलम इस समय T/4 पे बिल्कुल मीन पे आ चुका है पेंडुलम, ये सीन है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम है ना। अब देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्स है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, 0 है। तो वेलोसिटी मैक्स है, तो यहाँ पे करंट क्या है, मैक्स है, और चार्ज आपका 0 हो गया। अगले T/4 में क्या होगा बताओ? फिर पेंडुलम यहाँ पहुँच जाएगा उल्टी तरफ। समझ गए आप? तो अगले T/4 में ये जो पेंडुलम है ये इधर वाला एक्सट्रीम पे पहुँच जाएगा, इधर। ठीक है, तो जब इधर एक्सट्रीम पे पहुँचेगा तो होगा क्या पता है, और जब एक्सट्रीम में पहुँचेगा जाके रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अब सीन क्या होगा यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपकी पोलरिटी है वो उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे -Q0 आ जाएगा और यहाँ पे +Q0 आ जाएगा। ठीक है, एंड करंट इन द सर्किट बिकम 0। समझे? तो ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। तो ये T/4 की कहानी थी, ये आपकी कहानी T=0 की थी, ये T/4 की, ये कहानी होगी T/2 की। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे T/4 पे Q 0 हो गया, तो इस बार कैपेसिटर की एनर्जी खाली हो गई। समझे आप? कैपेसिटर खाली हो गया, करंट मैक्सिमम है, तो आपको पता है जो एनर्जी होती है ½ Li² होती है इंडक्टर के अंदर, तो इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो इस बार ये इंडक्टर पूरा भर जाएगा। समझ में आ गया आपको? इंडक्टर पूरा भर गया, कैपेसिटर खाली हो गया। फिर क्या होगा एट T/2? फिर से कैपेसिटर पूरा भर चुका है। देखिए आप, कैपेसिटर दोबारा से पूरा भरा हुआ है विद ऑपोजिट पोलरिटी, एंड एनर्जी इन द इंडक्टर इज 0। अरे कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो चार्ज को आप डिस्प्लेसमेंट को चार्ज से रिलेट करो और वेलोसिटी को करंट से रिलेट करो, तो जो ½ Li² हो गया है वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी हो गई। समझे? SHM करते हुए पार्टिकल में जो ½ mv² होता था काइनेटिक एनर्जी, वो ½ Li² हो गई। और SHM करते हुए पार्टिकल में, भाई बता दो क्या आपका समझ में आया? बताओ तो कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? बताओ। मैंने आपको बोला कि चार्ज जो है वो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है और जो करंट है वो वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है। तो सोचो कि उसको आप पेंडुलम से कनेक्ट कर लीजिए ना यार, कि जो पेंडुलम का जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो वो कैपेसिटर पे चार्ज को शो कर रहा है, और जो पेंडुलम की वेलोसिटी है वो करंट को शो कर रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी 90 का फेज होता है। चलो अच्छा, मैं अगली क्लास में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई अमन पूछ रहा है कि एक कैपेसिटर पे पोलरिटी कैसे चेंज हुई। यार अमन, ये +Q0 -Q0 था, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी? बोलो, हाँ ना करते रहना। करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो जब करंट ऐसे फ्लो करेगी तो ये प्लस चार्ज जब माइनस की तरफ जाएगा तो क्या होगा बताओ? ये 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। 0 हो गया? बोलो भाई। करंट अभी भी फ्लो कर रहा है कंटिन्यू, करंट अभी भी फ्लो कर रहा है। इसको 0 होने के बाद तो क्या होगा बताओ? अगर करंट अभी भी फ्लो कर रहा है ऐसे, ये चार्ज 0 हो चुका, तो फिर क्या होगा बताओ? करंट का मतलब प्लस चार्ज का फ्लो होता है, तो यहां से जब चार्ज ऐसे जा रहा होगा तो ये साइड पॉजिटिव होने लगेगी, तो इस पर प्लस पोलरिटी आने लगेगी, और यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, प्लस चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहां पे नेगेटिव आने लगेगा। भाई करंट तो फ्लो ही कर रहा है ना सर्किट में, तो इस वजह से पोलरिटी प्लस क्यू जाएगी, माइनस क्यू। आई कुछ बात समझ में?
भाई करंट तो फ्लो ही कर रहा है, तो पहले प्लस क्यू माइनस क्यू ये कैंसिल होके जीरो हो गया, और जीरो होने के बाद अभी भी करंट फ्लो कर रहा है, तो अभी भी करंट फ्लो करेगा तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि जहां से करंट आ रहा है वहां पे पॉजिटिव होगा? भाई करंट जहां से फ्लो करता है वहां से प्लस चार्ज आ रहा होता है ना, तो जब कहीं से प्लस चार्ज चला जाएगा तो वहां नेगेटिव नहीं आएगा? क्यों भाई? अगर मैं यहां से करंट फ्लो करना शुरू करे उस तरफ, तो प्लस चार्ज तो यहां से भागेगा यार, तो जब मेरे से प्लस चार्ज निकल के जाएगा तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? मेरे अंदर कोई सोर्स तो है नहीं, है ना? जब इस पे चार्ज जीरो हो चुका है, इस प्लेट पे चार्ज जीरो हो चुका है और अभी करंट फ्लो करेगा, चार्ज जीरो होने के बाद और करंट फ्लो करेगा, तो यहां पे नेगेटिव नहीं हो जाएगा यार? तो ये T/2 की कहानी हो गई, ठीक है। चलो जब आगे कल डिस्कस करते हैं।